हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट पर डिस्कशन किया और पूरा एक्सप्लेन किया था। आज मैं इक्विवेलेंट सर्किट के बेसिस पे ही एक इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम समझाने वाली हूँ, जो कि मेरा इक्वेशन फॉर्म में है। मतलब हर टर्म को, हर पावर की टर्म को, चाहे वो फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट हो या फिर डिफरेंट लॉसेस हो, सबको मैं एक्सप्रेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाली हूँ। अब इन एक्सप्रेशंस में यूटिलाइज होने वाली जो क्वांटिटीज़ है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ या मैकेनिकल क्वांटिटीज़। अब मैकेनिकल क्वांटिटीज़ तो टॉर्क और ओमेगा रोटेशनल स्पीड ही यूज़ कर रही हूँ, पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो है वोल्टेज और करंट, पावर फैक्टर, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पर यहाँ पर एक्सप्रेशन जो दिखा रही हूँ, हर टर्म को, इस पावर फ्लो डायग्राम के हर स्टेज पर पावर की टर्म को जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, वो मैं जिन क्वांटिटीज़ की मदद से एक्सप्रेस कर रही हूँ, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ या तो ये वाले इक्विवेलेंट सर्किट से मैंने उठाई हुई है, जो कि रेफर टू स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, क्योंकि रोटर के सारे पैरामीटर्स जो है वो रेफर टू स्टेटर है, रेफर टू प्राइमरी। या फिर इस वाले इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स को मैंने लिया है एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें दोनों इक्विवेलेंट सर्किट, स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट और रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, दोनों ही इक्विवेलेंट सर्किट सप्लाई फ्रिक्वेंसी एफ पर है। ये स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया और ये वाला रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, पर दोनों ही किस पर ड्रॉ किए हुए हैं? एफ फ्रिक्वेंसी पर ड्रॉ किए हुए हैं। इस वाले करंट को मैंने सबसे पहले जब एक्सप्रेस किया था इक्विवेलेंट सर्किट रोटर का एट एफ फ्रिक्वेंसी, जब मैंने यहाँ वाले रेजिस्टेंस को जो है R2 और R2 इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस में स्प्लिट अप कर दिया, तब इस करंट को मैंने I2R बोला था, जिसको बाद में मैंने I2R डैश फिर I2 डैश से रिप्लेस करने का रीज़न भी मैंने बताया था। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफर करिएगा। तो अब मैं इस करंट को I2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, I2R नहीं ले रही हूँ। इस वाले सर्किट में यह है कि रिएक्टेंस जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पर R2 और R2 इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस, मतलब इन दोनों का टोटल सम जो R2 बाय एस है, वो स्लिप पर डिपेंड कर रहा है, मतलब लोड पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारी बातें बेटा अपन कर चुके हैं। अभी जो मेरा इंटेंशन है कि हर स्टेज पर पावर के एक्सप्रेशन को मैं जिन टर्म्स के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल टर्म्स के रिस्पेक्ट में समझा रही हूँ, वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टर्म्स, मैकेनिकल तो नहीं पर इलेक्ट्रिकल टर्म्स, आइदर फ्रॉम दिस और दिस आई वुड बी टेकिंग अप। सबसे पहले जो इनपुट पावर है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, जो यहाँ से है, ये सर्किट पर फेज बेसिस पे, ये सर्किट पर फेज बेसिस पे है, तो सप्लाई वोल्टेज V1 इंटू I1 और इनके बीच का जो पावर फैक्टर होगा cos θ1, वो पर फेज की पावर इनपुट होगी। और 3 फेजेस है तो 3 फेज की पावर इनपुट 3V1 I1 cos θ1 है। स्टेटर साइड का मैं पावर फैक्टर जो ले रही हूँ cos θ1 ले रही हूँ। अब इस यहाँ से जब पावर सप्लाई होती है तो स्टेटर में R1 के अक्रॉस कॉपर लॉसेस होंगे, और स्टेटर का जो ड्रम होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा, वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कट होने की वजह से उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस होते हैं। ये सारे डिस्कशंस अपन कर चुके हैं। तो जो स्टेटर में होने वाले लॉस है वो दो टाइप के, एक तो आयरन लॉसेस, तो स्टेटर आयरन लॉसेस का मैंने SI सफिक्स लिया है, तो PSI मतलब हिस्टेरेसिस और एडी करंट की वजह से होने वाले लॉसेस, और साथ में स्टेटर में होने वाले कॉपर लॉसेस, जो कि 3I1 स्क्वायर R1 इतना होगा, 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर R1 इतना वॉट्स का कॉपर लॉस होगा स्टेटर में। ये सारी बातें कर चुके हैं बेटा, जस्ट अभी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस यूजिंग द टर्म्स ऑफ आइदर ऑफ दीज इक्विवेलेंट सर्किट्स। तो ये दो टाइप के लॉसेस, आयरन लॉसेस स्टेटर का और स्टेटर का कॉपर लॉसेस, ये दोनों टाइप के लॉसेस जो होते हैं वो इस इनपुट पार्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बाकी की बची हुई जो पावर होगी वो कहाँ जाएगी? रोटर की तरफ जाएगी, एयर गैप को क्रॉस करते हुए। उसे मैंने PG कहा था, और यही हमारा सिंक्रोनस वॉट्स भी होता है। ये पावर जो है PG, वो सिंक्रोनस वॉट्स है, क्योंकि यही वो पावर है जो कितना रोटेशनल स्पीड डेवलप करने की कोशिश करती, सिंक्रोनस स्पीड डेवलप करने की कोशिश करती। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड में तो होता ही है, रोटर उस स्पीड को कैच नहीं कर पाता। देयर इज अ रीजन, जो कि मैं पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
तो ये सिंक्रोनस वॉट जो होगा वो मैं अगर इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हुए समझूं तो यहाँ तक तो स्टेटर है बेटा, ये भी स्टेटर में, ये भी स्टेटर में, इसके आगे जो पावर जा रही है, इस पर्टिकुलर स्टेज से आगे जो पावर जा रही है एयर गैप को क्रॉस करते हुए, वो मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस तरीके से कि पीजी जो जा रही है वो स्टेटर से रोटर की तरफ जाने वाली पावर है, और नेचुरली ये वॉट्स है। तो ये वॉट्स कहाँ से डेवलप होगा, इन दोनों की वजह से टोटल जो रेजिस्टेंस है वो R2 डैश बाय एस है। तो I2 डैश स्क्वायर R2 डैश बाय एस ये पर फेज की वॉट्स है जो एयर गैप को क्रॉस करते हुए जा रही है, और वो 3 फेज का है तो 3 टाइम्स ऑफ इट, मतलब ये टोटल आपकी एयर गैप पावर या सिंक्रोनस वॉट्स है। अगर मैं इसको रेफर टू स्टेटर फॉर्म में पैरामीटर्स को या टर्म्स को ना लूँ तो नॉन रेफर टू स्टेटर वाला ये वाला मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इसमें बहने वाला जो करंट है वो I2 हो जाएगा। तो I2 स्क्वायर, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस का सम R2 बाय एस है। डैश नहीं लेंगे क्योंकि नॉन रेफर टू स्टेटर है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, तो इसका 3 टाइम्स जो होगा, मतलब R2 बाय एस के अक्रॉस जो हीट डेवलप हो रही है, मतलब एयर गैप से आने वाली जो वॉट्स है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं I स्क्वायर R के फॉर्म में, मतलब I2 स्क्वायर R2 बाय एस इंटू 3 से। या फिर इस इक्विवेलेंट सर्किट पे देखूं तो यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो E1 है, यहाँ का वोल्टेज E1 बोलूं, ये E1 बोलूं या ये E1 बोलूं, तो E1 इंटू I2 डैश और उसका cos थीटा 2 ये रोटर का पावर फैक्टर है, तो ये पर फेज की पावर जो स्टेटर से रोटर की तरफ जा रही है तो वो ये पावर हो जाएगी, और इसका 3 टाइम्स, तो 3E1 I2 डैश cos थीटा 2 इतनी एयर गैप की पावर ट्रांसमिट हो रही स्टेटर टू रोटर। या फिर मैं नॉन रेफर्ड की जगह नॉन रेफर्ड वाले टर्म्स लूँ तो ये E2 I2 cos थीटा 2 इसका 3 टाइम्स, और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पावर इज ऑलवेज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा एस, और ये ओमेगा एस वो है जो ये सिंक्रोनस वॉट इतनी स्पीड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप करती क्योंकि इतना टॉर्क जनरेट होता है, डेवलप टॉर्क। अब जब ये पावर आगे बढ़ी तो एयर गैप पावर जब रोटर की तरफ चली गई तो रोटर में कॉपर लॉसेस होने लगे, जो पहले मैं एस टाइम्स ऑफ पीजी समझा चुकी हूं। पर अगर इस इक्विवेलेंट सर्किट पर मैं देखूं तो R2 डैश के अक्रॉस डेवलप होने वाली हीट जो होती है वो कॉपर लॉसेस होती, तो R2 डैश इंटू I2 डैश स्क्वायर, और उसका 3 क्योंकि 3 फेजेस है तो ये कॉपर लॉस होगा। या फिर नॉन रेफर्ड इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2 इतना वॉट्स लूज होगा कॉपर लॉसेस के फॉर्म में रोटर के अक्रॉस। या फिर SPG, अब इस PG में से ये SPG सब्ट्रैक्ट होता तो PG1 माइनस S, मतलब मैकेनिकल पावर जो डेवलप होती है वो इतनी डेवलप होती जिसको मैं मैकेनिकल टर्म्स में टॉर्क इनटू ओमेगा आर, क्योंकि ये पावर PG में से इतनी पावर जब कम हो जाती तो वो बची हुई पावर PM ओमेगा एस स्पीड नहीं डेवलप कर पाती, वो पावर डेवलप कर पाती ओमेगा आर स्पीड लेस देन ओमेगा एस। तो टॉर्क इनटू ओमेगा आर ये PM का एक्सप्रेशन होगा, हम पहले भी पढ़ चुके। अब PM पावर रोटर तक पहुंची, पर रोटर में रोटेशनल लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस, आयरन लॉसेस रोटर के तो RI से रिप्रेजेंट करिए, और मिसलेनियस लॉसेस ये कुछ हार्मोनिक्स की वजह से भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं और वो घूमने की वजह से रोटर के, तो इसलिए ये सारे के सारे लॉसेस हम रोटेशनल लॉसेस में कंसिडर कर रहे हैं। PM में से रोटेशनल लॉसेस जब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो बाकी बची हुई शाफ्ट पर मैकेनिकल आउटपुट पावर मिल रही है, जिसको मैं शाफ्ट पर पहुंचने वाला टॉर्क जो होगा अब कम है, क्योंकि स्पीड तो ओमेगा आ रही है, पावर कम पहुंच रही है उस पर कितनी P0, क्योंकि PM से P रोटेशनल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो थोड़ी कम पावर पहुंच रही, तो वो कम पावर कम टॉर्क डेवलप करेगी शाफ्ट पर, वो हो जाएगा टाउ नॉट और ओमेगा आर स्पीड शाफ्ट की होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस तरीके से ये हमारा पावर फ्लो डायग्राम है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर। तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज सम्स में कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा के अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। थैंक यू।